आर्यन निश्चित रूप से मिस्टर रावत को ठीक नहीं कर पाएगा। वह एक मेडिकल दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। बाद में आप सभी उस पर हमला करेंगे और उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। रावत परिवार के समर्थन से अधिकारी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गलियारे में कार्तिक सिगरेट पी रहा था और दो गुंडों को निर्देश दे रहा था कि आर्यन से कैसे निपटना है। अचानक उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने मिस्टर रावत और आर्यन को हाथ में हाथ डाले चलते देखा। वे बहुत खुश थे, मानो वे 10 साल छोटे हों। हे भगवान, वह ठीक हो गया है। कार्तिक का मुंह खुला का खुला रह गया। सिगरेट जमीन पर गिर गई और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। कार्तिक ने शालिनी रावत को पकड़ लिया और पूछा, शालिनी बड़े साहब कैसे ठीक हो गए? क्या हुआ? आप बेवकूफ हैं। शालिनी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, आपने कहा कि आर्यन जिंदल पागल है, लेकिन वह वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। तुमने उसे दादाजी का इलाज क्यों नहीं करने दिया? तुम क्या सोच रहे हो? वह एक असाधारण व्यक्ति है, ये कैसा मजाक है? कार्तिक का चेहरा थप्पड़ से जल रहा था और वह हैरान था। हालांकि शालिनी पहले ही बहुत दूर निकल चुकी थी। आर्यन को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर भेजने के बाद मिस्टर रावत ने खुशी से कहा, मिस्टर जिंदल, मैं दिलीप रावत आपसे आपको विदा करने के लिए कहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। आर्यन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसे अभी भी साधना के लिए एकांत स्थान खोजने की आवश्यकता थी और वह नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। मिस्टर जिंदल, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या ये परामर्श शुल्क है या? शालिनी रावत ने कहा, ओह, मुझे 100 रुपये दे दो। मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए पैसे नहीं हैं। जियांग तियान ने अचानक अपना सिर थपथपाया और कहा, रागनी अभी अभी जल्दी में चली गई और उसे टैक्सी लेने के लिए पैसे भी नहीं दिए। अब उसके पास पैसे नहीं थे। ओह, तुम्हें पैसे चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भगवान जैसा असाधारण व्यक्ति कैसे दरिद्र हो सकता है? शालिनी ने आर्यन को अपने बटुए में से 1000 रुपया से अधिक देने में संकोच नहीं किया और पूछा, मिस्टर जिंदल, क्या आपके पास बैंक कार्ड है? मैं पहले आपको 1 लाख रुपए हस्तांतरित कर सकता हूँ। मेरे पास बैंक कार्ड नहीं है, आर्यन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक टैक्सी बुलाई और चला गया। शराब के नशे में धुत होने के बाद उसका व्यवहार अनियमित हो गया। एक बार उसने बैंक के सामने पैसे बांटने के लिए हजारों रुपए निकाले और यहाँ तक कि सिगरेट जलाने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल किया। इसलिए रागिनी ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, न ही उसने उसे अपने साथ कोई पैसा या बैंक कार्ड ले जाने की अनुमति दी। धीरे धीरे गायब हो रही टैक्सी को देखते हुए शालिनी ने अचानक अपने पैर पटकते हुए कहा, ओह नहीं, मैंने उसकी संपर्क जानकारी नहीं छोड़ी। यह मिस्टर जिंदल सचमुच दोस्ती करने लायक है। एल्डर रावत ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और धीरे से आह भरी। फिर उसने गार्ड की ओर हाथ हिलाया और कहा, शालिनी, तुम उनके साथ जाओ और आर्यन जिंदल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करो। लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा, समझ गया? संदीप ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कुछ ब्रो खाने के बाद आर्यन ने एक टैक्सी ली और सीधे शिमला के पश्चिमी उपनगरों में 100 फीट की चट्टान पर चला गया। 10 घंटे से अधिक समय बीत गया। रात हो गई और आकाश तारों से भर गया। 100 फीट ऊंची चट्टान पर केवल सन्नाटा था। एक देवदार के पेड़ के नीचे आर्यन तारों की रोशनी में नहाया और एक बूढ़े भिक्षु की तरह ध्यान लगा रहा था। श्वेत आध्यात्मिक ऊर्जा की लंबी लंबी लंटें सभी दिशाओं से एकत्रित हुईं, जिससे उसके सिर के ऊपर स्थित वृक्ष की शाखाएं हिलने लगी और उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। बॉडी टेम्परिंग चरण 1 सफल। अचानक आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और आह भरी। उसकी आंखें 2 चमकीले दीपों की तरह चमक रही थीं, जो अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थीं। केवल एक रात में आर्यन ने अपने ऊर्जा सागर में भूत ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध सच्चे सार में परिष्कृत कर दिया। हाफ आर्यन ने सफेद ऊर्जा की एक धारा निकाली जो 10 फीट लंबी थी। इस समय उसकी 8 असाधारण शिराएं, अंग और हड्डियां सच्चे सार से भर गई थीं। उसकी शक्ति इतनी बढ़ रही थी मानो वह कभी खत्म न हो। वह एक ही हथेली से एक बड़ी चट्टान को चकनाचूर कर सकता था। मेरे पिछले जीवन में मेरी मुख्य साधना तकनीक ये जो ड्रैगन क्लाउड सी तकनीक थी। पहला महाद्वीप जिस पर मैंने अपने गुरु के साथ कदम रखा वह संत मूल महाद्वीप था, जो आत्मा ऊर्जा से भरा था। बेशक इस खेती की तकनीक का उपयोग करना आसान था, लेकिन ये पर्याप्त समावेशी नहीं था।
आर्यन को उस समय शून्य को पार करने और ब्रह्मांड की यात्रा करने का अनुभव याद आया। वह भावनाओं से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, जब तक मैंने बंजर महाद्वीप पर पैर नहीं रखा, जहाँ जीवन समाप्त हो गया था और आत्मा ऊर्जा पतली थी, मैं अमर आदरणीय मगरमच्छ पूर्वज से मिला। हम पहली नज़र में पुराने दोस्तों की तरह महसूस करते थे, इसलिए मैंने उनके द्वारा बनाई गई आदिम अराजकता निर्माण तकनीक की साधना शुरू कर दी। अब ऐसा लगता है कि प्राइमल कैश क्रिएशन तकनीक समावेशी हो सकती है और कचरे को खजाने में बदल सकती है। ये वास्तव में असाधारण है। अचानक आर्यन के कान फड़कने लगे, क्योंकि उसने 100 मीटर दूर से एक धीमी आवाज़ सुनी। वह ठंडी मुस्कान के बिना न रह सका। तुम चुपके से यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम पूरी रात से पहरा दे रहे हो। अब बाहर आने का समय हो गया है। हाँ, पागल आर्यन, क्या तुम कुत्ते हो? आपका दिमाग तो तेज नहीं है, लेकिन आपके कान काफी तेज हैं। घने जंगल से 2 बड़े आदमी निकले। वे दोनों बड़े और मजबूत थे। उनकी भुजाओं पर ड्रैगन और बाघ के टैटू थे। उनके चेहरे भयंकर थे और यह स्पष्ट था कि वे दयालु लोग नहीं थे। मुझे अपमानित करना, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अब मेरे सामने झुको और अपनी गलतियां स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आर्यन की स्पष्ट आंखें अहंकार से भरी हुई थीं, मानो वह 2 चींटियों को देख रहा हो जिन्हें वह अपने हाथों से कुचल सकता था। अरे पागल आर्यन, तुम बहुत घमंडी हो। गंजा आदमी हैरान रह गया। लंबे बालों वाला आदमी तिरस्कार पूर्वक बोला, बच्चे, तुम सच में पागल हो। क्या तुमने हमारे बारे में नहीं सुना? स्टारलाइट डेविड कोई चाहता है कि हम तुम्हें मार डालें। खुद चट्टान से कूद जाओ और हमें मुसीबत से बचाओ। स्टारलाइट डेविड शिमला के शीर्ष 3 गिरोहों में से एक था। उनके हजारों सदस्य थे और उनमें से हर एक ऐसा आदमी था जो लड़ने और मारने की हिम्मत रखता था। स्टारलाइट गिरोह का ट्रम्प कार्ड था। वे शिमला में प्रसिद्ध थे और लगभग कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती है कि वे एक समय मार्शल आर्ट मंदिर के शिष्य थे। वे बहुत ताकतवर थे और उनमें से प्रत्येक अकेले ही 5 या 6 बड़े आदमियों से मुकाबला कर सकता था। वे एक मुक्का मारकर रेत की बोरी तोड़ सकते थे और एक लात मारकर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे तख्ते को तोड़ सकते थे। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। आर्यन ने असहाय होकर आह भरी। वह खड़ा हुआ, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और धीरे धीरे उन दोनों के पास पहुंचा। उसने एक बार ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था और तारों वाले आकाश में हजारों जातियों को दबा दिया था। उसने अपनी उंगलियों के एक झटके से पवित्र राजा को मार डाला, दिव्य पुत्र को मार डाला और अपने हाथ के एक झटके से महान दानव और पुराने दानव को मार डाला। उसने हजारों शक्तिशाली लोगों को थर्रा दिया और एक युग को झकझोर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बदमाश उसे भड़काने आएंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, अगर तुम चट्टान से कूदना नहीं चाहते तो हम थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, गंजा आदमी ने व्यंग्य किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आर्यन की छाती पर मुक्का मारा। गोल्डन मंदिर, अरहत की लंबी मुट्ठी की ऊर्जा फट गई और हवा चीख उठी। कचरा। आर्यन केवल तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और गंजे आदमी के सिर पर ऐसे थप्पड़ मारा जैसे वह मक्खी मार रहा हो। खून बहने लगा और मांस के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। वूश! बाल्टी एक पल में 5 मीटर दूर उड़ गया। उसकी कमर एक नुकीली पहाड़ी चट्टान से टकराए और उसकी कमर लगभग टूट गई। आउच! दर्द हो रहा है। गंजा आदमी चीख उठा। उसके पैर जोर से हिलने लगे और वह दर्द से बेहोश हो गया। अरे, वह 5 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। उसकी ताकत कितनी भयानक है। लंबे बालों वाले आदमी की आंखें खुली हुई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल बेचैन था और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने सुना था कि पागल आर्यन का शरीर बहुत कमजोर था और उसे हमेशा दूसरों द्वारा परेशान किया जाता था। वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या अब तुम डर गए हो? मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है और मैं तुम्हें शारीरिक दर्द से बचाऊंगा। आर्यन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में लड़ते समय उसे और अधिक सावधान रहना होगा। उसने अपनी शक्ति का केवल 10% ही इस्तेमाल किया था और उसने गंजे आदमी का सिर लगभग कुचल दिया था। यद्यपि उसने 10,000 वर्षों तक साधना की थी और अराजकता के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था और तारों भरे आकाश में हजारों जातियों को नीचे से देखा था, लेकिन वह सब अतीत की बात थी। वर्तमान में उसके पास देश की हिंसा का विरोध करने की ताकत नहीं है। अगर वह किसी की हत्या कर दे तो मजा नहीं आएगा।
हालांकि अगर उसने यहाँ किसी को मार दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। बंद अध्याय। बच्चे, तुम लड़ने में अच्छे हो, लेकिन तुम कितने भी अच्छे क्यों न हो, तुम अभी भी रसोई के चाकू से डरते हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम एक लंबे चाकू का सामना कर सकते हो? लंबे बालों वाले आदमी का चेहरा बेरहम हो गया। उसने एक तेज ब्लेड निकाला जो ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। वह बाघ की तरह दहाड़ता हुआ उछल पड़ा। लंबा ब्लेड उस पर पहाड़ की तरह दबाव डाल रहा था। उसने आर्यन के सिर की ओर वार किया। ये कटाव भी उनका सबसे गौरवपूर्ण काम था। ये बेहद शक्तिशाली था और लंबे कृपाण से तीखी सीटी जैसी आवाज निकलती थी। बर्फ सफेद ब्लेड पर उनकी क्रूर मुस्कान झलक रही थी। वह लगभग देख सकता था कि स्टील का चाकू किसी व्यक्ति के सिर को काट रहा है, जिससे खून और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल रहा है। आर्यन, रास्ते से हट जाओ, झाड़ियों में छिपे संदीप ने चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे अपनी पिस्तौल निकालने का भी समय नहीं मिला था। उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज था। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। वह लकड़ी के टुकड़े की तरह वहीं खड़ा रहा। क्लैंग। अप्रत्याशित रूप से जिस समय लंबे चाकू ने आर्यन के सिर को काटा, एक धातु जैसी आवाज हुई जैसे कि उसने स्टील के टुकड़े को काट दिया हो। लंबे बालों वाले आदमी को लगा कि कोई जबरदस्त ताकत उस पर आ रही है। चाकू उछलकर वापस आ गया और उसका हाथ कांप उठा। स्टील का चाकू उसके हाथ से लगभग उड़ गया। बॉडी टेम्परिंग स्टेज लेवल 1। मैं चाकू और भालों से नहीं डरता। आर्यन की आंखों में गर्व की चमक थी और उसने आह भरी। हे भगवान! संदीप ने ठंडी हवा में सांस ली। F***CK. लंबे बालों वाला आदमी लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का हाथ खून से लथपथ था। दमिश्क स्टील की 67 परतों से बना स्टील का चाकू मुड़ा हुआ था। हे, मैंने नाश्ता नहीं किया। तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर क्यों है? यह ऐसा है जैसे कोई लड़की मेरी खुजली मिटा रही हो। आर्यन ने लापरवाही से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को रगड़ा जो सुरक्षित और स्वस्थ था, और उपहास में हंसा। बॉडी टेम्परिंग स्टेज लेवल 1 में ठंडे हथियारों का डर नहीं था। ये कुछ भी नहीं था। बॉडी टेम्परिंग स्टेज के चरम पर उसे मशीन गन से भी डर नहीं लगता था। ऊर्जा कल्टीवेशन स्टेज पर वह अपने नंगे हाथों से बम को भी कुचल सकता था। गोल्डन बेल शील्ड, आयरन शर्ट और 13 संरक्षक। लंबे बालों वाले आदमी ने आर्यन के सिर को घूर कर देखा और उसके दिमाग में शिमला के नामों की एक श्रृंखला उभरी। वह वास्तव में आर्यन की क्षमता को समझाना नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी राक्षस देवता को देख लिया हो। इसके पीछे कौन है? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्यन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर ऐसे चल रहा था जैसे वह पार्क में टहल रहा हो। हीरो, कृपया मेरी जान बख्श दो। हाँ, ये कार्तिक था जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था। तगड़े आदमी ने कांपते हुए कहा। ओह, तो यह वही है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की आंखों में एक तेज हत्या की मंशा चमक उठी और एक ठंडी आभा फैल गई। दादाजी, मुझे मत मारो। मैं किसी के पैसे लेकर उसे मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सीनियर, कृपया दया करें और मेरी नीच जान बख्श दें। वह मोटा आदमी इतना डर गया था कि वह कांप उठा और जोर जोर से रोते हुए दया की भीख मांगने लगा। दादाजी, अब से आप मेरे असली दादाजी हैं। दादाजी, आर्यन आपका आज्ञाकारी पोता निश्चित रूप से भविष्य में आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं निश्चित रूप से आपके प्रति पुत्रवत रहूंगा। बस मुझे एक बात समझो और मुझे जाने दो। प्लॉप। लंबे बालों वाला आदमी अब अपने दिल में डर को दबा नहीं सका। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसका मलमूत्र एक साथ बाहर आ गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार प्रणाम करने लगा। उसने शुरू में सोचा था कि वह एक निर्दयी व्यक्ति है जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है, लेकिन जब वह किसी क्रूर व्यक्ति से मिला तो उसे एहसास हुआ कि वह तो बस एक कीड़ा है जिसे हाथ उठाकर कुचला जा सकता है। मौत का सामना करने पर उसे भी डर लगेगा और वह दया की भीख मांगेगा। रहने भी दो, तुम तो बस एक चींटी हो। तुम्हें मारने से सिर्फ मुसीबत ही आएगी। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया। उसे स्टारलाइट गिरोह की परवाह नहीं थी। मुख्य बात मास्टरमाइंड कार्तिक को मारना था। धन्यवाद दादाजी, मेरी जान बख्शने के लिए। लंबे बालों वाला आदमी ऐसा था मानो उसे माफ कर दिया गया हो। उसने अपने हाथ जमीन पर दबाए और सिर झुकाए रहा। लेकिन लोगों को मारना अच्छा नहीं है। अगर आप बच्चों को डरा देंगे तो क्या होगा? आर्यन ने अचानक अपना पैर उठाया और थोड़ा बल लगाते हुए अपने दाहिने हाथ पर कदम रखा। आउच!
दर्द हो रहा है। लंबे बालों वाले उस आदमी का दाहिना हाथ मांस और खून से लथपथ हो गया था। उसका पूरा शरीर दर्द से ऐंठ गया और वो तुरंत बेहोश हो गया। जहां तक गंजे आदमी की बात है, वह कम से कम मानसिक आघात के कारण वानस्पतिक अवस्था में था। आर्यन उसे सजा देने में बहुत आलसी था। उसने अपने कंधे उचकाए और पहाड़ से नीचे चला गया। मिस्टर जिंदल, मैं मिस्टर रावत का अंगरक्षक संदीप हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं। चलो मैं तुम्हें वापस शहर ले चलता हूँ, संदीप ने घबराते हुए कहा। वह आर्यन की ताकत को नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि आर्यन एक साधारण मार्शल कलाकार नहीं था। उसकी चिकित्सा कौशल और मार्शल आर्ट इस स्तर तक पहुंच गए थे। इस तरह का व्यक्ति भगवान जैसा था। ठीक है, आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार पहाड़ से नीचे उतरने में बहुत समय लगेगा। संदीप की कार एक काले रंग की रैंगलर ऑफ रोड गाड़ी थी। ये बहुत बड़ी थी और इसका नज़ारा भी बहुत अच्छा था। संदीप के ड्राइविंग कौशल उत्कृष्ट थे। साथ ही उसे डर था कि वह आर्यन से टकरा जाएगा, इसलिए वह घुमावदार पहाड़ी सड़क पर स्थिर रूप से गाड़ी चला रहा था। दूसरी ओर आर्यन यात्री सीट पर बैठा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मिस्टर जिंदल, मिस्टर रावत को चिंता थी कि कार्तिक राणा कल आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ आने के लिए कहा। ये देखते हुए कि आर्यन सोया हुआ नहीं लग रहा था, संदीप ने जांच की, लेकिन उसने सही अनुमान लगाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस्टर रावत को इसकी सूचना दूं? ... उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं, आर्यन ने अपनी आंखें खोली और संक्षेप में कहा। मिस्टर जिंदल, आप सचमुच खुले विचारों वाले हैं, संदीप ने प्रशंसापूर्वक कहा। हाँ, मुझे उनसे निपटने के लिए मिस्टर रावत की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें वैसे ही मार सकता हूं जैसे मैं मुर्गियों को मारता हूं। आर्यन ने खिड़की के बाहर से गुजरते नज़ारे को देखा। उसकी आंखों में तेज और ठंडी रोशनी चमक रही थी और उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार सकता हूँ? यह उनके लिए बहुत आसान होगा। कार्तिक, निशांत और हिमेश के 3 प्रमुख परिवार, मैं आपके साथ एक बिल्ली की तरह चूहे के साथ खेलूंगा। मैं आपको सब कुछ खोने का दर्द और निराशा महसूस कराऊंगा। मैं तुम्हें अनंत काल तक नरक में डालूंगा और तुम मृत्यु की भीख मांगोगे। आर्यन टाइम्स हवेली में लौट आया। आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। यद्यपि आर्यन थोड़ा बिगड़ा हुआ और साधारण किस्म का बच्चा था, फिर भी उसके माता पिता उससे प्यार करते थे और उसकी शादी के लिए घर के रूप में उसे एक विला खरीद कर दिया था। इस विला को केवल मध्यम श्रेणी का विला माना जाता था। इसके अलावा यह एक विकास क्षेत्र में स्थित था। आसपास की सुविधाएं पूरी नहीं थीं, इसलिए यह महंगा नहीं था। मैं वापस आ गया हूँ। आर्यन लिविंग रूम में गया और उसने रागिनी और उसके ससुर सबरवाल मित्तल को सोफे पर बैठे देखा। वे उसका इंतजार कर रहे थे। वह खुद को थोड़ा हैरान महसूस किए बिना नहीं रह सका। रागिनी की उसके प्रति भावनाएं बहुत जटिल थीं। सहानुभूति तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर और घृणा थी। पति पत्नी के बीच मूलतः कमजोर रिश्ता बहुत पहले ही उसके द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। उसने उसे नहीं छोड़ा। वह शायद सिर्फ एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी। तुम्हें अब भी वापस आना याद है? कल रात तुम कहाँ चले गए थे? रागिनी ने गुस्से से कहा। कल रात उसे नींद नहीं आई। इस समय उसकी आंखें लाल थीं और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। कल काम से छुट्टी मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि आर्यन घर नहीं आया है। उसे अचानक याद आया कि वह अस्पताल से जल्दी में निकली थी और उसने आर्यन के लिए टैक्सी के पैसे नहीं छोड़े थे। वह तुरंत घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं आर्यन खो तो नहीं गया। वह पहले पुलिस को बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन गई। हालांकि वह अभी खोया था। 24 घंटे भी नहीं हुए थे। पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वे उसे खोजने में मदद नहीं करेंगे। रागिनी अस्पताल से उसके घर तक गाड़ी चला कर आई। वह पूरे रास्ते चिल्लाती रही जब तक कि उसकी आवाज़ भारी नहीं हो गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि आर्यन ने रागिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसकी राय में वह अभी भी उसका पति था। जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता, वह उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। इस समय जब उसने आर्यन को इत्मीनान से वापस आते देखा, तो वह आर्यन को गुस्से से घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। वह बहुत दुखी थी। अय्या रागिनी, आर्यन का भी अपना जीवन है, उसके काम में ज्यादा दखल मत दो। मिस्टर मित्तल ने धीरे से मुस्कुराया। हालांकि आर्यन उसकी निगाहों में तिरस्कार को महसूस कर सकता था। आर्यन का दिल आईने की तरह था।
मिस्टर मित्तल ने पहले ही जिंदल परिवार के संकट को भांप लिया था और शायद उसे इसका पछतावा हो रहा था। मिस्टर मित्तल विकास क्षेत्र के सरकारी कार्यालय के निदेशक थे। उनकी पत्नी एक मजबूत महिला थी और उन्होंने एक दवा कंपनी खोली थी। उनकी 2 बेटियां थीं। रागिनी मित्तल उनकी दिवंगत पत्नी की बड़ी बेटी थी। नई पत्नी से विवाह करने के बाद उन्होंने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। रागिनी ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। मित्तल परिवार में उसे उसके चाचा और दादी से कोई लगाव नहीं था। यही कारण था मिस्टर मित्तल चाहता था कि उसकी शादी आर्यन से हो। वह जिंदल परिवार से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदल परिवार और मेडिसिन किंग कॉर्पोरेशन खतरे में पड़ जाएंगे। वे उसके व्यवसाय में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे। मिस्टर मित्तल ऊन लेने गया और घर लौटा तो वह ऊनी कपड़े पहने था। वह आर्यन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आर्यन स्वाभाविक रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह साधना करने गया था, इसलिए वह बैठ गया और स्पष्ट रूप से कहा, मैं टहलने के लिए 1000 फीट की चट्टान पर गया था। ... उद्धरण चिन्ह। ओह, वह 1000 फीट की चट्टान। वह जगह सुनसान है और रात में वहां जाना सुरक्षित नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मिस्टर मित्तल के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। यह आदमी वाकई पागल था। रात में 1000 फीट ऊंची चट्टान पर जाते समय उसे जंगली जानवरों द्वारा काटे जाने का डर नहीं था। उसे मन ही मन पछतावा हुआ कि उसे दूरदर्शिता नहीं थी। वह वास्तव में यह नहीं देख पाया कि जिंदल परिवार पहले से ही टूटने की कगार पर था। जिंदल परिवार के समर्थन के बिना आर्यन पूरी तरह से बेकार था। योग्यता और साधनों के मामले में उसकी तुलना निष्णात से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। आर्यन, अब तुम्हें अपने सिर के बारे में कैसा लग रहा है? क्या यह अभी भी इतना गंदा है? क्या आपके पास कंपनी में काम करने की कोई योजना है? हालांकि मिस्टर मित्तल आर्यन को नीची नज़र से देखता था, फिर भी उसे कुछ चिंता दिखानी पड़ी क्योंकि वह परिवार का सदस्य था। मुझे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं जानता। मैं अब केवल रागिनी की अच्छी देखभाल करना चाहता हूँ। आर्यन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह 10,000 साल की साधना से लौटा था और उसके पास असीमित जादुई शक्तियाँ थीं। पैसा कमाना आसान था, तो उसे फिर भी काम करने की क्या जरूरत थी? आर्यन, जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए। अगर तुम वाकई ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम बुनियादी जनसंपर्क और बिक्री पदों से शुरुआत कर सकते हो। मिस्टर मित्तल ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा बिल्कुल बेकार है। उसे काम करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। निशांत ने पहले ही अपनी एक कंपनी को न्यू थर्ड बोर्ड में सूचीबद्ध कर दिया था और एक ही बार में 100 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। बस आपके पागल दिखने के आधार पर जब तक आप मेरी बेटी को नहीं मारते तब तक ये ठीक है। मैं अभी भी उसका ख्याल रखने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मजाक? चूंकि अंकल ने मेरा समर्थन करने का विचार किया है, तो मैं रागिनी की कंपनी में काम करने जाऊंगा। आर्यन को अचानक एक विचार आया। अगर वह रागिनी की कंपनी में काम करने चला जाए, तो क्या वह उसकी देखभाल और सुरक्षा नहीं कर पाएगा? हाँ, उसने अपने पिछले जीवन में रागिनी की कंपनी में भी काम किया था, लेकिन उस समय उसके पास उसकी रक्षा करने की क्षमता नहीं थी और वह केवल ये देख सकता था कि उसे कैसे धमकाया और परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस जन्म में वह 10,000 साल की साधना से लौटा था और एक बार ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच गया था। वह निश्चित रूप से ऐसा होने की अनुमति नहीं देगा। ओह, यह महान है। कुछ भी करना बेकार बैठे रहने से बेहतर है। मिस्टर मित्तल मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, मैं कैसा पागल हूँ। अगर वह काम पर जाता है तो क्या इससे परेशानी नहीं होगी? आर्यन ने चुपचाप सिर हिलाया। रागिनी, उस मामले के बारे में सोचो जिस पर मैंने तुम्हारे साथ पहले चर्चा की थी। मेरी अभी भी एक मीटिंग है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। मिस्टर मित्तल ने अपनी बेटी की ओर देखा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये लड़की भी मूर्ख थी। उसने अभी अभी उससे आर्यन को तलाक देने और निशांत से दोबारा शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। उसे कब ज्ञान प्राप्त होगा? मिस्टर मित्तल के चले जाने के बाद आर्यन रसोई में चला गया, सामग्री निकाली और चुपचाप नाश्ता बनाया। जल्द ही एक सौंधी सुगंध फैल गई। आर्यन शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में उसका दिल पहले से ही अशांत था। घर की चारों दीवारें खाली थीं और वहां कोई भी अच्छा फर्नीचर नहीं था। 29 इंच का टेलीविजन रागिनी ने पिस्सू बाजार से खरीदा था।
हालांकि उसके माता पिता हर तिमाही में उसे रहने का खर्च भेजते थे और रागिनी मित्तल मेडिकल कंपनी में R&D विभाग का मैनेजर था और उसका वेतन भी अच्छा था, लेकिन ज्यादातर पैसे उसकी बीमारी के इलाज में खर्च हो जाते थे। वह अनैतिक कामों में लिप्त था और बहुत पहले ही सब कुछ खो चुका था। उसके ऊपर काफी कर्ज भी था। मिस्टर मित्तल आर्यन के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचता था और रागिनी को आर्यन से तलाक लेने के लिए मजबूर करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह उसकी एक पैसा भी मदद नहीं करेगा। आर्यन ने नाश्ता बनाते हुए खुद से कसम खाई। प्रताप, रागिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम इसी तरह गरीबी में जीवन बिताओ। मैं चाहता हूं कि आप अमीर और शक्तिशाली बने। मैं तुम्हारी शान बनना चाहती हूं और तुम्हें एक ऐसी महिला बनाना चाहती हूं जिससे दुनिया की सभी महिलाएं ईर्ष्या करें। रागिनी सुगंधित नाश्ता खाते हुए बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा ठीक हो गया हो और वास्तव में खाना बना सकता हो? शायद उसकी मानसिक बीमारी रुक रुक कर हो रही हो। नाश्ते के बाद रागिनी ने एक लाल शेवरले क्रूज चलाई और आर्यन को मित्तल मेडिकल कंपनी ले गई, जो संदीप के फाइनेंशियल स्ट्रीट पर स्थित थी। ये कंपनी हिंदुस्तानी चिकित्सा में विशेषज्ञता रखती थी और पूरे शिमला में शीर्ष 10 में से एक थी। इसकी संपत्ति 100 मिलियन के पैमाने पर पहुंच गई थी और इसके कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक था। रविंद्र मित्तल भी एक चतुर व्यक्ति था। उसने सरकारी अधिकारियों के कुछ बच्चों को कंपनी में पद और वेतन लेने दिया ताकि उसके लिए संपर्क बनाना सुविधाजनक हो सके। इसलिए जब वह कंपनी के सामने कार पार्क में दाखिल हुआ तो उसने कई लग्जरी कारों को तेजी से अंदर आते देखा। वहां मूल रूप से कोई इंडियन कार नहीं थी और शानदार स्पोर्ट्स कारों की कोई कमी नहीं थी। मुझे याद है, मेरे पिछले जन्म में रागिनी ने मुझे जनसंपर्क विभाग में रखा था। आर्यन गलियारे में चला गया। उसके बगल में सूट पहने पुरुष कर्मचारी और मिनीस्कर्ट पहने ऑफिस की महिलाएं थीं। वे सभी बहुत उत्साहित और ऊर्जा से भरे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक जीवन बीत गया हो। अपने पिछले जीवन में जिंदल परिवार के नष्ट हो जाने के बाद प्रताप परिवार ने तुरंत मित्तल परिवार पर हमला कर दिया और मित्तल मेडिकल कंपनी पर कब्जा कर लिया। इस कंपनी को रातों रात शिमला से हटा दिया गया। जहां तक इन कर्मचारियों का सवाल है, वे सभी बेरोजगार हो गए थे। रागिनी ने कहा, मैंने मानव संसाधन विभाग से बात की है। आप सीधे जनसंपर्क विभाग जा सकते हैं। मैं कागजी कार्रवाई में आपकी मदद करूंगा। जनसंपर्क विभाग को मूल रूप से ग्राहकों और सरकारी अधिकारियों के साथ खाना खाने, गाने, संबंध बनाने, ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने और भुगतान के लिए दौड़ लगाने जाना पड़ता था। ये काम अपेक्षाकृत सरल था। रागिनी, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। चलो यहाँ हमारे रिश्ते को उजागर न करें, आर्यन ने धीरे से कहा। दरअसल अंकल भी इस बात को समझता था। वह जिंदल परिवार के करीब जाना चाहता था, लेकिन उसे ये भी लगता था कि जिंदल परिवार की गति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए आर्यन और रागिनी की शादी अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण थी और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। ओह, ठीक है। आर्यन की कड़वी मुस्कान को देखकर रागिनी को अचानक अपने दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई। वह अवश्य ही हीन भावना महसूस कर रहा होगा। अतीत में आर्यन हरिद्वार में एक भोगवादी युवा स्वामी था। वह एक अत्याचारी था और कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। वह बहुत शक्तिशाली और दबंग था, लेकिन अब वह एक मानसिक रोगी था जिसे कोई भी परेशान कर सकता था। तो फिर मैं चलता हूँ। आर्यन जनसंपर्क विभाग के कार्यालय की ओर चला गया। वहाँ काम आसान है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ज्यादा शराब नहीं पीनी है। आपका दिमाग, रागिनी ने चिंतित होकर कहा। समझ गया। आर्यन को थोड़ा मीठा और गर्म महसूस हुआ। भले ही वह अक्सर उसे पीटता था, फिर भी वह एक पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही थी। जब वह जनसंपर्क विभाग में पहुंचे तो आर्यन दंग रह गए। कार्यालय में पुरुष लंबे और सुंदर थे और महिलाएं युवा और सुंदर थीं। उनके फिगर मॉडल जैसे थे और उनकी आभा शीर्ष स्तर की थी। उन्हें कवर मॉडल के रूप में उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब मैंने अपने पिछले जन्म में जनसंपर्क विभाग में प्रवेश किया था तो मेरा दिमाग पहले से ही क्षतिग्रस्त था। मैंने यह नहीं देखा कि जनसंपर्क विभाग सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं से भरा हुआ था। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, एक खाली डेस्क ढूंढा और बैठ गया। ये सभी पुरुष और महिलाएं सुंदर नहीं थे, लेकिन वे सभी सजने संवरने और युवा दिखने में बहुत अच्छे थे। इस समय वे नाश्ता कर रहे थे और काम पर दिलचस्प चीजों के बारे में बात करते हुए कॉफी पी रहे थे। उन्होंने आर्यन को नजरअंदाज कर दिया। नवागंतुक,
अंततः किसी ने उस पर ध्यान दिया। हाँ, आर्यन ने अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा। वह लड़का बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह जम्हाई ले रहा था। जाहिर है, कल रात उसका रिसेप्शन था और वह अभी भी नशे में था। अरे, मैंने सोचा था कि वहाँ कोई खूबसूरत महिला होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कोई असभ्य आदमी होगा। वह सुंदर नहीं है। तुम अपनी शक्ल के साथ जनसंपर्क विभाग में कैसे प्रवेश कर सकते हो? उस आदमी ने आह भरी। यहाँ तक की पंक्तियाँ भी बिल्कुल एक जैसी है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। आर्यन ने मन ही मन आह भरी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी भावनाएं चमक उठी।